हेलो। सो आज है लेक्चर नंबर 3, चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक मेन कंसर्न है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, जो आता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे और ये है 1.4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहता है हमसे ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन? ये हमसे कहता है कि मान लो कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम या एलिमेंट अगर हम अभी मान ले कि इफ मोर देन 2 एलिमेंट्स combine they form a chemical combination। क्या फॉर्म करते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कंपाउंड्स। क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। ठीक है। अब ये लॉ, इसके 5 आते हैं। अब 5 लॉ ऑलरेडी बहुत पहले दे चुके हैं, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं पता था, उससे भी पहले। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने कल बताया था H2O, वाटर की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो वाटर में ये जो हमने H2O लिखा है, ये क्या हो गया? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो जब हमें ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है करके, हमें मतलब साइंटिस्ट को, उनसे पहले इन्होंने क्या दे दिया था? लॉस दे दिए थे। आइए के करके पढ़ते हैं हम सारे लॉस, नोट कर लीजिए। सबसे पहला 1.4.1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमसे कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल में बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा ये वाला, ये जो हमने पढ़ा है ना बचपन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मास को हम बना नहीं सकते, ना ही हम मास को तोड़ सकते या नाश कर सकते, खत्म कर सकते, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक वैसा ही अब ये लॉ हमें दिया था एक मस्त साइंटिस्ट जिसका नाम है लेवोस राय। लेवोस राय इन्होंने दिया था, और लेवोस राय को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आपके बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे प्लीज मार्क कर लीजिएगा कि लेवोस राय इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एमसीक्यू में, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है ये सवाल, फिलिंग द ब्लैंक्स में वैसा। ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसने पाया गया कि उसने क्या किया, कोई ना कोई एलिमेंट्स लिए अलग अलग, और सब उन जब एलिमेंट्स को जब उसने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद उसको एक कंपाउंड मिला। अब वो कंपाउंड का जब उसने मास देखा, तो उसने जितने एलिमेंट्स लिए थे उन सबका एडिशन और कंपाउंड का मास दोनों क्या था? बराबर आ रहा था। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमारा वही एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब उसने ये एलिमेंट्स लिए, अब इसको लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखने के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2H, क्यों? बिकॉज 2H है। अब जब उसने इन दोनों कंबाइन किया तो इसको क्या मिला? सॉरी, H2O। अब हम सबको पता है ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन किस में मिलेगा? O2 में। अब हम करेंगे यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस, जो कि आया काम है, लेकिन अभी हम सीख लेते हैं, हमने बचपन में पढ़ा रहेगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। देखिए 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है? अब 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गए। हाइड्रोजन भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, तो ये हम कैसे लिखेंगे?
इसको हम लिखेंगे ऐसे H2। अब यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो यहां पे भी कितने हो गए, यहां पे भी 2 ही है, तो क्या कर देना चाहिए, आगे 2 लगा देना चाहिए। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन 2 और यहां पे ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। बैलेंस इक्वेशन, यस। हाँ ठीक है, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी लेकिन अब ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जब उसने चेक किया तो उसने चेक किया कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना होगा, पहले मेरे को 2 का बता दीजिए, 2 का कितना होगा, 2 ग्राम। हमने कितने लिए हैं H के, 2 और 2 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना लिया है हमने, यहां पे ऑक्सीजन का ग्राम कितना है, ऑक्सीजन का एक होता है, एक का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32। यहां पे बताइए, देखो H2 है, कितने हैं H2, मतलब के H2 के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बताइए, 2 ग्राम, राइट। और ऑक्सीजन का एक 16, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। इन दोनों को जरा ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा ग्राम में, ग्राम में 32 प्लस 4 ये हो जाएगा 36 ग्राम। यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 36 ग्राम। देखिए जितना लिया था उतना ही बन रहा है, मतलब कि ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना तुम मास लोगे उतना ही तुम्हें कंपाउंड में भी मिल जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। यहीं पे उसने एक स्टेटमेंट लिख के दिया था हमें कि मास कैन neither be created nor destroy। ये लेविस रॉय का स्टेटमेंट था कि मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको खाली हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने क्या किया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल में। बस ये होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, ऐसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में। हाँ आपको सब दिखते जाएगा, उसमें वो स्टेटमेंट है वो मार्क कर लेना। फिर एक आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन 1.4.2। क्या कहता है हमसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमसे ये कहता है कि मान लो आपने कोई चीज घर में बनाई, ठीक है, और वही सेम चीज कोई तो नेचुरली आपको मिल रही है बाहर भी, तो आप जब चेक करोगे तो आपने जो घर में चीज बनाई है उसमें हर एक मतलब एक कंपाउंड आपने बनाया घर में, तो उसके अंदर जितने जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स है उन सबका अगर हम देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो वो और जो नेचुरली मिल रहा है हमें कंपाउंड, उसमें अगर हम देखेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, समान मात्रा में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, समान मात्रा में। जैसे आपके बुक में एक फेमस एग्जांपल दिया है कुप्रिक कार्बोनेट का। अब कुप्रिक कार्बोनेट हमें दो जगह से मिल सकता है, एक तो हमें मिलेगा नेचुरली और दूसरा हम इसको सिंथेसाइज करते हैं किधर, फैक्ट्री में। कहां करते हैं, फैक्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या क्या चीजें इसमें होती है, एक होता है कॉपर होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक होता है कार्बन। तीन चीजें होती है कुप्रिक कार्बोनेट में। कौन सी, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन। तो जब हमने देखा
हमने पहले देखा नेचुरल और फिर देखा सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब समझ में आता है? सिंथेटिक का मतलब जो हम बनाते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री में बनता है ना, वैसा, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। तो जब हमने ये देखा इन सबका, तो नेचुरल में जो हमें वेट आया, कॉपर का परसेंटेज आया, वो आया 51.53। कितना आया? 51.53। जब इसका परसेंटेज 51.35, सॉरी, जब इसका परसेंटेज निकाला तो इसका कितना आया? 38.91। कितना आया? 38.91। नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं। और जब इसका निकाला तो वो आया 9.74। यही जब हमने लैब में बनाने की कोशिश किया, तो लैब में जब हमने बनाया तो हमने देखा इसका भी हमें कितना ही परसेंटेज मिला, मतलब लैब में कंपाउंड बना लिया, उसके बाद हमने टेस्ट किया तो उसमें कॉपर का कितना परसेंटेज था? 51.35। ऑक्सीजन का कितना था? 38.91। और कार्बन का कितना था? 9.74। तो मतलब आप कहीं पे भी कोई भी अगर सेम कंपाउंड बना रहे हो, अगर दोनों जगह नेचुरल में क्यूप्रिक कार्बोनेट मिल रहा है और सिंथेटिक में भी क्यूप्रिक कार्बोनेट मिल रहा है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? उन दोनों का क्या होगा? प्रोपोर्शनल सेम होगा। उनके अंदर जो एलिमेंट्स है, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये चीज घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि घर पे आपने क्या किया, कैसे कैसे समझाए? हाँ, आपने घर पे समझो कभी ढोकला खाया रहेगा, तो हाँ, हम गुजराती है ना, तो हमारे घर पे अक्सर बनता रहता है। तो ढोकला अगर आपने कभी खाया रहेगा और वही ढोकला अगर आप बाहर से लेके आओ, जो वो शॉप में मिलता है ना, स्वीट की शॉप में, अगर वहां से लेके और आपके घर के ढोकले का देखोगे तो उसमें हर एक चीज सेम मात्रा में रहेगी। जैसे बेसन सबसे पहला, तो दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा उसमें वो जो स्पंजीनेस है वो, तो ये सब चीजें क्या रहेगी? बराबर मात्रा में रहेगी। पानी, पानी तो रहता नहीं, वो एक्चुअली मतलब सोकअप कर लेता है। फिर उसको बनाने का तरीका वो भी सेम रहेगा। कैसे बनाते हैं हम ढोकला? आसान से शब्द में है कि उसको बंद कर दो कुकर में या फिर ओवन में, और उसको क्या करते हैं लोग? फिर फुला देते हैं। हम भी घर पे वैसे ही करते हैं, हम कुकर में डाल देते हैं। हमारे पास एक अलग डोसा का या ढोकले का कुकर आता है वैसा, तो ये हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शनल होता है, जो भी चीज लेते हैं हम बराबर मात्रा में लेते हैं। ठीक है। अब वही उसने फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ, उसने क्या बताया? उसने बताया कि यही चीज की आप नेचुरल में कोई चीज देख लो और सिंथेटिक में कोई देख लो, आपको क्या मिलेगा? बराबर मात्रा में मिलेगा। और उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया, पेज नंबर 5 पे लिखा गया है, वो जो बॉक्स बना है उसके नीचे, कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। अब बाय वेट का मतलब वजन के हिसाब से। तो अगर हम इसको अगर वेट के हिसाब से बात करें, तो अगर ग्राम में ही बात करें नॉर्मली, तो 51.35 ग्राम कॉपर का लिया, 38.91 ग्राम ऑक्सीजन का मिला, और कार्बन का भी कितना मिला? 9.74 ग्राम। ठीक है, ये लॉ हमसे कहता है। अब आगे आप एक और चीज पढ़ोगे, जो मैं भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। एक आता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके, कि अगर आपने इसका इतना लिया तो ऑक्सीजन का इतना ही लेना पड़ेगा और कार्बन का इतना ही लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर इससे ज्यादा ले लिया या इससे ज्यादा ले लिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कंपाउंड में दिक्कत आ जाएगी। इसका आप ठीक दूसरा भी तरीका समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का 38.91 लिया तो कॉपर का भी कितना लेना पड़ेगा? 51.35, और कार्बन का भी कितना लेना पड़ेगा? 9.714। उसका फिर अगला क्या? अगर इसका इतना लिया तो इन दोनों का भी रेशियो यही चलना चाहिए। रेशियो चलता है इन तीनों में। ठीक है, आगे करेंगे हम, आगे वाला चैप्टर्स में जब आएगा ना तब करेंगे ध्यान से। चलिए, समझ गए? तो इसका स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, नोट कर लीजिए। देखिए, आज का लेक्चर थोड़ा हो सकता है ट्रिकी, ज्यादा है नहीं। 5 लॉ पढ़ने हैं, अब होते हैं तो होते हैं। अब आपको पता रहेगा लॉ और प्रिंसिपल में, लॉ प्रिंसिपल ये सब क्या कहते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा रहेगा और दे दिया हमें, और हमें पढ़ते जाना है, फॉलो करना है।
आप कोई क्लासेस या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में भी जाओगे आप, तो उसमें आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहता है, आपको प्रॉपर एक क्या बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये सब क्या है, वहां के प्रिंसिपल्स है, वहां के लॉज है कि आपको जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। तो यही आज का भी टॉपिक है हमारा लॉस के ऊपर कि हाँ साइंटिस्ट ने ढूंढा, दे दिया, हमें अभी बस पढ़ना है। तो आप जितना हो सके उतनी चीजें देखो, 11वीं-12वीं में जितनी चीजें याद रख सको ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। फॉर्मूले अभी तो जो चालू हुआ है, अभी अनगिनत फॉर्मूले आएंगे। आप जितना चीजें याद रख लो अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं कि सब ऐसा हाई लेवल का हो जाएगा कि यहां एकदम समझ ही नहीं आएगा। बेसिक से चलेंगे ना, अभी से अगर आप पूरी अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको 12वीं तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही सब चलता है 12वीं में। मैंने देखा है बहुत बच्चों को जिनको दिक्कत आती है 12वीं में, तो उन्होंने 11वीं कमजोर रही होगी। तो आप अभी से करते जाइए। या अगर आप ऑलरेडी अभी 12th में हो, जो कि 12th वाले भी कोई कोई मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी 12th में हो तो 11th का ये भी आप देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करते रहिए, देखिए, समझिए, जानिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पानी पीने चला गया था। अगला आता है 1.4.3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है हमसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? सबसे पहले तो किसने दिया था लॉ? ये दिया था हमें जॉन ने, जॉन डाल्टन। इन बबुआ का आने वाले केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, हर जगह ये है। आप डाल्टन लॉ पढ़ेंगे, डाल्डा घी नहीं, डाल्टन लॉ, तो आप डाल्टन लॉ पढ़ेंगे। फिर गैस के लॉ में इसने दिया है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, हर जगह ये बंदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए खाली हमें इसके पास एक झलक देखनी है, पूरी पिक्चर हम आगे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो इसने कहा था कि व्हेन टू एलिमेंट्स ए और बी, जब दो एलिमेंट ए और बी क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं एक से ज्यादा, तो द मास ऑफ द एलिमेंट बी इज कंबाइंड विद ए इन द रेशियो। चलिए छोड़िए डेफिनेशन, मैं आपको बता दूं आसान शब्दों में। जैसे कि अभी कैसे ले, मान लो हाइड्रोजन है, वो फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, और हमें दे रहा है वाटर। हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, दोनों मिलाए कितने दे रहे हैं, 18 ग्राम। ये एक कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, और ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका वेट होता है 2 ग्राम, इसका होता है 32 ग्राम, और ये हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका वेट होता है 34 ग्राम। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा दिखता है, H2O2। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे ये लो हमसे जॉन डाल्टन बबुआ ये कहना चाहते थे खाली कि देखो आपने लिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, आपने क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, लेकिन ऑक्सीजन का वजन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज यानी कि अगर ऑक्सीजन का एक एटम की जगह में एक मॉलिक्यूल ले लूं, ऑक्सीजन की जगह में O2 ले लूं, तो देखो फर्क कितना आ जाएगा। पानी बनने की जगह क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि जब तुम किसी एक का रेशियो फिक्स रख दो, ऐसा मान के आप चल सकते हैं कि अगर किसी एक का रेशियो फिक्स रखा है तो दूसरे का अगर आप चेंज करोगे तो इन दोनों का कुछ रेशियो बनेगा। आपको दिख रहा है रेशियो क्या बनेगा, देखिए यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रेशियो समझ में आता है, इस टू वाला।
कि 16:2, इसको हम रेशियो बोलते हैं ना। अब यहां पे ये 16 किसका था? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना था? 2। ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 8:1। ये रेशियो में ये लोग चल रहे हैं। और नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का क्या रेशियो चल रहा है? 32:2। क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो? 16:1। ये रेशियो में चल रहा है कि जब दो एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, जब दो एलिमेंट लेंगे, समझना तो क्या कहता है लॉ हमसे, हाँ, कि जब हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, हमें मिलता है कंपाउंड ए बी, और ये भी क्या मिल रहा है हमें? कंपाउंड ए बी। एलिमेंट दोनों सेम है, देखो एलिमेंट दोनों सेम है, लेकिन उन दो एलिमेंट के हमें एक से ज्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं। एक मिल रहा है वाटर, एक मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक मिल रहा है वाटर, एक मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब हम दो एलिमेंट लेते हैं और उनके कंपाउंड एक से ज्यादा मिल रहे हो, तब उस केस में बी का जो रेशियो है वो ए के साथ बदलेगा। बी का जो रेशियो है वो ए के साथ, अभी के लिए अगर आप इसको नहीं जानना चाहते तो इसको रहने दीजिए, चलिए। तो बी का जो रेशियो है वो ए के साथ बदलेगा, बस यही हमसे लॉ कहता है। तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म more than one compounds, the masses of element B that combine with a given mass of A are always in a ratio of small whole number। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि A का तो आपने फिक्स रखा है, B का मास अलग अलग है, तो इन दोनों का एक रेशियो चलेगा। 16:2 इसमें आएगा और इसमें कौन सा आएगा? 32:2। समझे? छाप लीजिए। जो ना समझ में आए मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला, अगला है 1.4.4 गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है हमसे ये लॉ? तो ये लॉ दिया किसने? सबसे पहली बात है नाम में ही छुपा हुआ है, उसकी हेडिंग में ही किसने दिया था? गे-लुसैक ने दिया था। गे-लुसैक ने दिया था। और क्या कहता है हमसे ये लॉ? ये लॉ हमसे ये कहता है कि जब आप गैसेस को कंबाइन करते हो और एक केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उनके जो वॉल्यूम के रेशियो है वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या दी है उसने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझाते हैं, रुकिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लो, फिर मान लो ऑक्सीजन ले लो, सॉरी। अब इनसे क्या मिलेगा हमें? जाहिर सी बात है वाटर मिलेगा। अब अगर आप यहां पे देखो तो हाइड्रोजन का हमने कितना लिया है? H2 लिया है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 1 पे 1 एक एलिमेंट लेने पे 50 ml हम मान के चल रहे। 1 एलिमेंट कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 50 ml मान के चल रहे। तो हाइड्रोजन कितना लिया है? H2। तो 50 × 2 कितना हो जाएगा? 100 ml। ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एलिमेंट लिया है तो कितना हो जाएगा? 50 ml। और यहां पे वाटर का क्या बन रहा है? H2O। तो कितना हो जाएगा? वो भी एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, तो कितना हो जाएगा? 100 ml। अब देखो यहां पे क्या खेल हो गया कि यहां पे ये हुआ कि when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gas at same temperature and pressure। कि मतलब जब आप
हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का बराबर मात्रा में लेते हैं तो हमें एक वाटर का रेशियो निकल के आता है, ये अलग रेशियो चलता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम मिक्स करते हैं तो एक अलग रेशियो निकल के आता है वॉल्यूम का। अब यहां पे हमने क्या बोला था, एक एलिमेंट पे 50, तो यहां पे देखो इसका कितना लिया है हमने 2 वॉल्यूम, यहां पे कितना लिया है 1 वॉल्यूम, लेकिन हमें कितना मिल रहा है इसका 2 वॉल्यूम। मिलना कितना चाहिए था, मिलना कितना चाहिए था 3, 2 + 1 कितना मिलना चाहिए था 3, लेकिन मिल कितना आ रहा है 2 वॉल्यूम। तो यही हमसे लॉ कहता है कि जब तुम अगर फिक्स रेशियो में लोगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो भी किस में चलेगा, एक प्रॉपर सिंपल रेशियो में चलेगा, स्मॉल रेशियो में चलेगा, ठीक है। यही एग्जांपल आता है। अब इसका अगर हम देखें तो रेशियो मतलब ऐसा 2:1:2, सिंपल एज इट इज, ठीक है। समझ में आया, छाप लीजिए, आई मीन नोट कर लीजिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक और लास्ट साइंटिस्ट आता है और उसने अपना एक लॉ देके चला गया, वो जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है हमसे, एवोगैड्रो लॉ सिंपल, जो गे-लुसाक ने बताया था उसने किसमें बताया था, वॉल्यूम के केस में बताया था, ये किसमें बताएगा, मॉलिक्यूल्स के केस में बताएगा। किसके केस में बताएगा, मॉलिक्यूल्स के केस में। जैसे वही एग्जांपल अगर हम ले, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो इसका हमने लिया था 100 ml, इसका हमने लिया था 50 ml और कितना मिला था 100 ml मिला था। तो यानी इसके कितने वॉल्यूम लिए थे, 2 वॉल्यूम लिए थे, इसके 1 वॉल्यूम लिए थे और इसके कितने लिए थे 2 वॉल्यूम लिए थे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहता है, अच्छा ये किसने दिया, ये पूरा का पूरा लॉ किसने दिया था, गे-लुसाक ने दिया था। जो एवोगैड्रो लॉ दिया था उसने ये बोला था कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स सेम रेशियो में चलते हैं। जैसे उसने बोला मॉलिक्यूल्स को भी तुम मान लो कि तुमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, हाइड्रोजन के n मॉलिक्यूल्स लिए है, n मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक का n मॉलिक्यूल्स है तो 2 है तो कितने हो जाएंगे यहां पे 2n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर यहां पे n मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे तो कितने हैं यहां पे, वॉल्यूम कितना लिया है 1। देखिए वॉल्यूम और मॉलिक्यूल सेम रेशियो में चलेगा, 2-2 तो 4-4, 5-5, 6-6 ऐसा सेम रेशियो में चलेगा, ठीक है। तो इसके अगर 2 वॉल्यूम लिए तो इसके कितने लिए 2n मॉलिक्यूल्स, इसके 1 वॉल लिए है तो कितना हो जाएगा n मॉलिक्यूल्स। तब हमें इसके कितने मिलेंगे 2 वॉल्यूम मिल रहे हैं, यानी कि 2n मॉलिक्यूल्स। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसने दिया, ये रेशियो दिया हमें, किसने दिया, एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने आसान शब्द में इसमें क्या बता के चला गया, इसने ये बताया कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम। चलिए आप थोड़े अभी क्या बोलते हैं, अभी आप बुजुर्ग नहीं हुए हैं, थोड़े अभी आप जवान हैं, बुजुर्ग का मतलब 12th स्टैंडर्ड में नहीं आए हैं, लेकिन आपको एक झलक दे देते कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 2 लॉ में चला क्या। ये जो 2 लॉ हुए लास्ट के, एक तो गे-लुसाक वाला और एक ये एवोगैड्रो वाला, तो आपको एक झलक बता देते, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास ना जब आप आगे पढ़ोगे ना स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां पे एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, PV = nRT, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। गे-लुसाक ने क्या कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था, ठीक है। अब इन चीजों में देखो, इनमें क्या क्या ये चीजें डिनोट करती है। P होता है प्रेशर, किसका, गैस का। V होता है वॉल्यूम, किसका, गैस का। आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए सब कुछ किसका होगा, गैस के बारे में। N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके, गैस के। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे आपने वो पढ़ा था ना G के बारे में,
कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक वैसे ही ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी होता है टेम्परेचर, किसका, उस वेसल का, उस वेसल का जिसमें वो गैस बंद है, तो गैस का भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मान के चलिए किसका है ये, गैस का। गेलुसैक ने ये बोला, जब मार्कर, हाँ एक सेकेंड, गेलुसैक ने ये बोला कि जब प्रेशर को कांस्टेंट करोगे और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे, तो अब यहां पे देखना, ये कनेक्ट किसने किया, उसने तो खाली ये बोला कि वॉल्यूम प्रोपोर्शन में चलता है, एक रेशियो में चलता है, ये ऐसे। लेकिन वॉल्यूम को और मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट किसने किया, एवोगैड्रो ने। कैसे किया देखना, एवोगैड्रो ने बोला कि भैया तुम बोले कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का एक रेशियो चलता है। कौन सा रेशियो चलता है, सिंपल रेशियो, 100 50 100 ऐसा। ठीक है, अब यहां पे एवोगैड्रो ने ये बोला कि अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, तो तुम बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो बचपन से ही कांस्टेंट है, बचपन से कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी सारी की सारी वैल्यू मैंने अपने शॉर्ट्स के वीडियो में डाल के रखी है। आर की 3 वैल्यू होती है, 3 अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको अभी देखने का मन कर रहा है तो। अब जब ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई, तो v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n के प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल यानी कि v उस हिसाब से चलेगा जैसे n चल रहा है, और n उस हिसाब से चलेगा जैसे v चल रहा है। तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं 2 वॉल्यूम तो 2n मॉलिक्यूल्स, n क्या होता है मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं लिख भी देता हूं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए 2 वॉल्यूम, तो यहां पे भी क्या चल रहा है, 2n वॉल्यूम, 2n मॉलिक्यूल्स। एक वॉल्यूम तो यहां पे क्या चल रहा है, n मॉलिक्यूल्स। यहां पे 2 वॉल्यूम तो यहां पे भी क्या चल रहा है, 2n मॉलिक्यूल्स। कहां से आया ये सारी बात, यहां से आई, v इज प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन आई कहां से, किसने दी। इस इक्वेशन को देने के लिए बबुआ का भी बहुत बड़ा हाथ है, एवोगैड्रो का। यही उसने बताया था ये कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है किससे, n से। ठीक है, पल्ले पड़ा। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही समाप्त करते हैं, और ये सारे लॉज हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।